बात है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। आपकी दोस्त मोनिका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे वो कहावत है ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह से हर चमकता हुआ चेहरा खुश नहीं होता। उसके पीछे बहुत सी उदासी छाई होती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डोमेस्टिक नो वायलेंस की। यानी घर परिवार के लोगों के बीच, खासकर हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रहे लड़ाई झगड़े और मारपीट के बारे में। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस आज हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गई है। इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपके लिंग क्या है या आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये आपको हर एज ग्रुप में मिल जाएगी। और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार घरेलू हिंसा शारीरिक तौर पर ही की जाए। ये किसी भी तरीके से की जा सकती है। किसी न किसी बात पर लोगों के सामने बेइज्जत करना, छोटी छोटी बातों का डर पैदा करना, उकसाना या फिर उसका दोष लगाना, इसका कोई भी रूप और स्वरूप हो सकता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल या अपनी पूरी डोमिनेंस दिखा सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। बहुत सी बार पुरुष भी ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं। मैंने अक्सर ही लोगों को ये कहते सुना है कि ये हमारे घर की बात है और इसमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं। पर सवाल ये है कि आखिर समाज का अर्थ क्या होता है और कौन लोग हैं जिनसे ये समाज बनता है। जहां तक मेरा मानना है, समाज का हिस्सा हम सब हैं और समाज हम सबसे ही मिलकर बनता है। अगर हमारे पड़ोस में किसी को टॉर्चर किया जा रहा है तो क्या ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उसे रोकने का प्रयास करें। वैसे तो सोशल मीडिया पर हम आइडियलिज्म के मैसेजेस सुबह से शाम तक फॉरवर्ड करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन जब उन मैसेजेस को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तब हम आवाज क्यों नहीं उठाते। जब डोमेस्टिक वायलेंस की कहानियां, किस्से सामने आते हैं, तब हम डोमेस्टिक नो वायलेंस की बात क्यों नहीं करते। कोई भी समस्या घर तक सीमित सिर्फ तब तक होती है जब तक कि उसकी आवाज घर के बाहर तक सुनाई ना दे। जब उसकी आवाज घर के बाहर तक आने लगती है तो वो एक सामाजिक समस्या बन जाती है, ना कि घरेलू समस्या। और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें इंटरवीन करें और कुछ ना कुछ उसका रिजॉल्व ढूंढने की कोशिश करें। आज की कहानी में हम बात करेंगे एसबीसीसी के प्रिंसिपल कंपैटिबिलिटी की। जिसका अर्थ होता है कि जो हमारी अपनी सोच होती है वो समाज की सोच से कितनी मिलती जुलती है। और देखना ये है कि ये प्रिंसिपल हमारी कहानी में कैसे फिट होता है। हालांकि ये कहानी 10 साल पुरानी है, पर ऐसा लगता है मानो कल की बात हो। आयशा की मुलाकात एक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लड़के से होती है। दोनों ही एक दूसरे को पहली नजर में क्लिक कर जाते हैं और दोनों ही शादी करने का फैसला कर लेते हैं। आयशा की फैमिली आयशा की इस जल्दबाजी के फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। पर आयशा और सिद्धार्थ दोनों ही शादी करने का मन बना लेते हैं और दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं।
आयशा की इस जल्दबाजी के फैसले के कई कारण थे। सबसे पहला तो ये कि उसकी पहले ही 2 बार सगाई टूट चुकी थी, तो वो उस बात से बहुत अपसेट थी। और दूसरा कि उसकी ऑलरेडी उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी और घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी की जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल था, कोई रिश्ता मिला कि नहीं। आयशा भी इस बात से बहुत फिक्रमंद हो गई थी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, अगर उसकी मैरिज में और डिले हुआ तो हो सकता है कि शायद उसे कंसीव करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। शादी के बाद आयशा और सिद्धार्थ ने फैमिली स्टार्ट करने के बारे में भी बात की और आयशा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा जब सिद्धार्थ ने ये कहा कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। सब कुछ एक मानो सपने जैसा लग रहा था और देखते ही देखते सिद्धार्थ ने आयशा की जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। आयशा भी सिद्धार्थ से पूछे बगैर कुछ नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से, घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, सभी से आयशा धीरे धीरे दूर हो गई थी और सभी ने उसको डिस्टर्ब करना इसलिए भी ठीक नहीं समझा कि सबको लगा इतने समय के बाद में उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं और उसको इन सब को एंजॉय करना चाहिए। एक दिन की बात है कि जब सिद्धार्थ ऑफिस से घर आता है तो उनके पड़ोस में रह रहे एक कपल घर पे आए हुए होते हैं और आयशा उन्हें चाय सर्व कर रही होती है। रोज की तरह आयशा सिद्धार्थ को बहुत ही वार्म वेलकम देती है और कहती है, बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ भी बहुत अच्छी तरह से उन्हें अटेंड करता है, लेकिन उनके जाने के बाद वो आयशा पर बरस पड़ता है। ये कोई होटल नहीं है जहाँ लोग चाय नाश्ता करने आएंगे। और कान खोल कर सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर और मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में कोई नहीं आएगा। आयशा बिल्कुल दंग रह जाती है क्योंकि पिछले 1 साल में उसने सिद्धार्थ का ये रूप पहली बार देखा होता है, लेकिन वो ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर देती है कि हो सकता है कि ऑफिस में वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और वो स्ट्रेस्ड आउट हो। लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करती है कि सिद्धार्थ उस पर पूरी तरह से डोमिनेट करने लगा था। वो कभी भी आयशा को किसी से भी अकेले बात नहीं करने देता था और उनके सामने हमेशा ही आयशा को कभी कंधे से तो कभी कमर से पकड़े रहता था। अगर कभी आयशा ने गलती से किसी से हंसकर बात कर ली तब तो घर पर आते ही तानों की बरसात शुरू हो जाती थी। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों को लेकर अगर चाबी नहीं मिल रही है तो उस पे भी आयशा की गैर जिम्मेदारी ही होती थी। अगर कभी आयशा के लिए कोई फोन आ गया तब तो उस दिन आयशा की शामत ही आ जाती थी। सिद्धार्थ को आयशा का किसी से भी बात करना पसंद नहीं था, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, घर परिवार के लोग हों। उसका किसी से भी आयशा का संबंध बनाए रखना पसंद नहीं था। कुछ समय पहले की बात है कि आयशा ने एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की तरह से ज्वाइन कर लिया था। जिस दिन भी आयशा और सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था उस दिन सिद्धार्थ 70 से 80 कॉल्स करता था। उसका नतीजा ये हुआ कि फाइनली आयशा को वो नौकरी छोड़नी पड़ी। आयशा के घर में रोज ही चिक चिक होती रहती थी किसी न किसी चीज को लेकर। आयशा को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे, बात करे तो किससे करे। और उसे अपने घर पर भी बात करते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि वो लोग तो पहले ही आयशा के इस जल्दबाजी के फैसले के खिलाफ थे। आयशा
इस असमंजस की स्थिति में चल ही रही थी, तभी उस रात खाने की टेबल पर किसी बात को लेकर आयशा और सिद्धार्थ में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि सिद्धार्थ आयशा का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। आयशा अपने आप को जैसे तैसे छुड़ाती है और घर के अंदर जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। सिद्धार्थ बाहर से दरवाजा पीटता रहता है और आयशा से कहता है कि या तो दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। लेकिन आयशा इतनी घबराई हुई होती है कि वो दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन सुबह आयशा अपना सामान पैक कर रही होती है। सिद्धार्थ जब उसे देखता है तो एक बार फिर से उसको फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है और ऑफिस जाते समय घर को बाहर से लॉक करके वो ऑफिस चला जाता है। आयशा हिम्मत जुटाती है और 100 नंबर डायल करती है और वो पुलिस से कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे अपने घर से निकलना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। और वो पुलिस की मदद से आखिरकार घर से बाहर निकलती है और वो जैसे तैसे करके वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है और उसके पेरेंट्स आयशा की ऐसी हालत को देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन सिद्धार्थ का फोन आयशा के पास पहुंचता है। वो एक बार फिर से वैसी ही प्यार भरी बातें करता है जैसे कि वो शादी से पहले किए करता था। आयशा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो उसे एहसास दिलाता है कि आयशा गलत थी और वो सही था और ऐसा किस हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता। आयशा के लिए उस मोमेंट को रेजिस्ट कर पाना और उस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। फाइनली वो सिद्धार्थ को बता देती है कि वो कहाँ है और उसके साथ में जाने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाती है। आयशा जब अपने पेरेंट्स को ये बात बताती है तो उसके पेरेंट्स उसके इस डिसीजन से एक बार फिर से बहुत खुश नहीं होते हैं और उसको सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए मना करते हैं। पर आयशा अपने पेरेंट्स से कहती है कि माँ पापा, मैंने अपना घर बहुत ही प्यार से बनाया है, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लड़ाई झगड़े वो किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होते। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने सिद्धार्थ के साथ जाने का फैसला किया है क्योंकि मैं सिद्धार्थ को एक मौका और देना चाहती हूँ। आयशा के पेरेंट्स कुछ भी कहना ठीक नहीं समझते और आयशा को सिद्धार्थ के साथ जाने देते हैं। सिद्धार्थ आयशा को लेकर घर वापस आ जाता है और दोनों एक बार फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और कई सारे प्रॉमिसेस करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं। सिद्धार्थ आयशा को कहता है कि उसने रात के खाने पर अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। आयशा खुशी खुशी पूरे दिन लगकर तरह तरह की डिशेस बनाती है। सब लोग खूब पार्टी को एंजॉय करते हैं। अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ करने के बाद जब सिद्धार्थ और आयशा घर के अंदर आते हैं तो सिद्धार्थ एक जोर का थप्पड़ आयशा के गाल पर देता है और उसे कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझसे पूछे बगैर किसी से बात नहीं करोगी। और पुलिस बुलवाई थी घर से बाहर निकलने के लिए। अगर दोबारा ये कोशिश की तो वो हाल करूंगा कि घर से बाहर तो क्या, घर के अंदर चलने के काबिल नहीं बचूंगी।
आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचकर सन्न रह जाती है कि ये उसने क्या कर दिया। आयशा अपने पेरेंट्स को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। बहुत हिम्मत करके वो अपने चचेरे भाई को फोन करती है जो कि उसी शहर में रहते थे। उसका भाई जब उसकी पूरी बात सुनता है तो कहता है कि मैं सिद्धार्थ से बात करूंगा। तो आयशा उन्हें रोक देती है, कहती है भैया मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ कर आ रही हूँ। मुझे माँ पापा ने कितना रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। आयशा का ब्रदर उसे कहता है कि वो खुद उसे लेने आएगा और देखते हैं कि कौन उसे रोक पाता है। अगले दिन सिद्धार्थ के ऑफिस जाने के बाद आयशा अपना सारा सामान पैक करती है और सिद्धार्थ का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। वो घर जिसे उसने इतने प्यार से बनाया था और जिसके लिए उसने इतने सपने संजोए थे। आयशा 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ती है और सिद्धार्थ की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। आयशा ने डोमेस्टिक वायलेंस के साथ शादीशुदा जिंदगी बिताने से बेहतर समझा कि वो एक सुकून से डोमेस्टिक नो वायलेंस की जिंदगी को चुने। और आज वो एक स्कूल में टीचर है और बहुत ही इज्जत के साथ में अपनी जिंदगी जी रही है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अक्सर ही महिलाएं ये सोचकर चुप रह जाती हैं कि आखिर समाज क्या कहेगा, और घर परिवार के लोग भी यही समझाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। अब इतनी छोटी छोटी सी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता और रिश्ते नहीं तोड़े जाते। लेकिन सवाल ये है कि कितनी बड़ी बात होनी चाहिए और कब तक, और कौन ये फैसला करेगा कि ये सिचुएशंस अक्सर से ऊपर निकल गई हैं और अब इसमें किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ज़्यादातर केसेस में एक लेडी से ही उम्मीद की जाती है एडजस्ट करने की और परिवार को बांधे रखने की। क्यों नहीं माँ बाप अपने लड़कों को ये सिखाते हैं कि उसकी वाइफ उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जिसको वो जब चाहे जहाँ चाहे जिसके सामने चाहे बेइज्जत कर सकता है। हमारे समाज में एक प्रचलित सोच है कि ये उनके घर की बात है, रहने दो। और शायद यही कारण है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिन घरों में घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस होता है उन्हें ये लगता है कि उनका कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स मुझे लिखना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक कहीं अनकहीं एक नया जाविया की पूरी टीम की ओर से